अस्सलाम वालेकुम तो ऑल ऑफ यू। आज से हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट है यूईटी लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट। और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मेन क्लास ही है हमारी। कल हमने बात की थी वीडियो सीवी पर। आज हम बात करेंगे गिटहब पर और इसकी इम्पोर्टेंस पर, लाइक इसका क्या रोल है और आप लोगों को क्यों ये लिंक गिटहब को इस्तेमाल करना चाहिए। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका गिटहब का अकाउंट होगा ही नहीं, या जिन्होंने ये टर्म पहली बार सुनी होगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो स्पीकर है हमारे साथ सर फजील अहमद खान है। सर वेलकम इन सेशन टुडे एंड ओवर टू यू। जी थैंक यू मैम। जी काइंडली कोई कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी ऑडियो क्लियर है। यस सर, आपकी आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी विजिबल है। ओके। तो हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो गिटहब से रिलेटेड है। गिट और गिटहब से रिलेटेड जैसा मैंने बताया कि हम देखेंगे कि हम स्टार्ट से लेंगे कि गिटहब का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, ओवरऑल देखेंगे हम आज के सेशन में। ठीक है, गिटहब ऐसी चीज़ है कि आप भले किसी भी फील्ड में हो, कोडिंग और गिटहब ये दो चीज़ें आपको लाजमी आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि आप टेक बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, स्टेम से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हों, कोडिंग और उसके साथ साथ गिटहब ये दो चीज़ें जो है ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, लाजमी है। तभी आप बाकियों से जो है वो आप उभर के सामने आएंगे। तो हम देखते हैं गिटहब गिटहब है क्या। गिटहब बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें। ठीक है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें स्टोर कर सकें, आपने जो भी काम किया है वो आप स्टोर कर सकें। तो ये मिसाल के तौर पे हम एक वेयर हाउस की बात कर लेते हैं। तो गिटहब की मिसाल इसमें है कि आपके पास एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस के अंदर आपने बॉक्सेस रखे हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों के, सही है, और उनको अलग अलग हिसाब से सॉर्ट किया हुआ है। तो गिटहब जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने अपना जो कोड लिखा है, हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, उसको हम उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे, उस वेयर हाउस के अंदर उसको सेव करते जाते हैं और उसको अपने हिसाब से मैनेज करते जाते हैं। तो इन जनरल सेंस जो है वो गिटहब ये है। मैं आपको जरा गिटहब दिखा भी दूं कि गिटहब एग्जैक्टली दिखता कैसे है। सही है, तो मैंने ये गिटहब की एक प्रोफाइल ओपन की है। सही है, अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मुख्तलिफ डेटा आ गया। जैसा मैंने बताया ये पूरा पूरा एज अ वेयर हाउस के तौर पे काम कर रहा है। सही है, और इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डेटा मौजूद हैं। सही है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ गए जिनको हम अपने पास ऐड कर सकते हैं। तो इन जनरल गिटहब यही है। सही है, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है कि किसी गिटहब के कॉन्सेप्ट के हवाले से। सही है, अच्छा, गिटहब यूज क्यों किया जाता है। सही है, सबसे पहला रीजन ये है कि आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको उसका यूआई। आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर सकते हो कि आप दुनिया भर के अंदर कोई भी कहीं भी बैठा हुआ है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सही है, और उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे आपके पास गूगल डॉक्स होता है। गूगल डॉक्स क्या है, आप एक फाइल है, सही है, आप किसी के साथ भी शेयर करें और तीन चार लोग जो है उसके उस फाइल के ऊपर एक साथ एक वक्त में काम कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अगर एप्लीकेशन बनाने के अंदर सपोज कर लेते हैं 10 बंदों की टीम है, सही है, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो गिटहब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक बंदा जो है वो फ्रंट एंड बना रहा है, एक बंदा जो है वो बैक एंड बना रहा है, एक एपीआई बना रहा है, और इसी तरीके से एक जो है वो डेटाबेस पे काम कर रहा है। तो सबका जो है रोल अलग अलग है। या फर्ज कर लेते हैं दो बंदे फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, एक जो है वो हेडर का सेक्शन बना रहा है, एक फुटर का सेक्शन बना रहा है।
एक नेविगेशन बार बना रहा है। तो अब इन सब चीज़ों को हम एक साथ अपने अपने पास किस तरीके से रख सकते हैं, तो उसके लिए गिटहब यूज होता है, ताकि सबका जो काम है वो एक ही जगह पे मौजूद हो। सही है। उसके अलावा अभी इसके अंदर एक दो चीज़ें और होती हैं, वर्जन कंट्रोल, वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि वर्जन कंट्रोल होता क्या है। पहले मैं आपको जरा गिटहब का एक ओवरव्यू करवा दूं। हम गिटहब का अकाउंट क्रिएट करते हैं। सही है। अगर हम यहाँ पर आ जाए, तो ये हमारे पास ऐसा एक इंटरफेस आ जाता है गिटहब का। सही है। मैं जाऊंगा यहाँ साइन अप पे। ये न्यू अकाउंट है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आप या तो चाहें तो गूगल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो एप्पल से भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट यहाँ पे ईमेल लिख के भी। सही है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस लिख दिया, और उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है इसको। ठीक है, हमारा पासवर्ड आ गया। हम फिर अपना यूजर नेम ऐड कर देते हैं। फर्जी मोहम्मद। सही है, इस तरीके से यूजर नेम ऐड कर दिया। वो चेक करेगा कि यूजर नेम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाइफन नहीं आएगा। सही। तो यूजर नेम ओनली कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स और सिंगल हाइफन्स एंड कैन नॉट बिगिन और एंड विद अ हाइफन। सही है। तो हमने नेम जो है उसकी कंडीशन ये सबसे बना लिया, और उसने हमें बता दिया कि नेम सही है, आप रख सकते हैं। आपने अपना कंट्री डाला। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल के थ्रू इनके नोटिफिकेशन वगैरह आती रहें, तो चेक कर दें, वरना जरूरत नहीं है। हमने अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया। ये इसको रन करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद हमारे पास जो है अकाउंट क्रिएट होकर आ जाएगा। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है, आ, कोई ऐसा है जिसको जिसने पहले कभी गिटहब पे काम किया हो, या गिटहब की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, या कभी यूज किया हो, या कभी देखा हो गिटहब? अच्छा, ये हमारे पास एक पजल आ गया। इसको हमें इसको अपने इसके हिसाब से सेट करना है। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। सही, ये भी सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें वो वेरिफिकेशन के लिए देता रहेगा। अच्छा जी, इसको जरा दोबारा ट्राई करते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये जरा इशू कर रहा है, इसको हम जरा थोड़ी देर में देखते हैं, तो ऑडियो ट्राई करके देखते हैं।
चलिए इसको हम जरा थोड़ी देर में दोबारा रिव्यू करते हैं, ये टाइम ले रहा है काफी। सही है। तो फिलहाल अगर हम अपना गिटअप खोल के देखें इसमें, सही है, तो ये हमारे पास एक गिटहब का इंटरफेस आ जाता है। सही है, इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास वो एक ओवरव्यू आ जाता है। ये हमारे पास एक फाइल कहलाती है रीडमी की। सही है। तो होता क्या है कि आप जब भी किसी को भी अपना गिटहब देंगे तो वो क्या करेगा, उसके सामने सबसे पहले ये वाला पेज खुलेगा। अगर बिल फर्द में किसी को ये अपना लिंक दूंगा तो उसके पास जो सबसे पहले पेज ओपन होगा वो ये पेज ओपन होगा, ये एक कस्टमाइज पेज बना हुआ है। सही है। ये हम बाद में देखेंगे कि हम रीडमी किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जैसे हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशन होती हैं प्रोग्रामिंग के जी मैम, आपका एड्रेस है? जी मैम, वहाँ आपका हैंड रेज है। जी। तो सही, तो इसके अंदर हम जैसे मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं। पाइथन के अंदर हमारे पास डॉट पाई होती है, सी के अंदर हमारे पास सी प्लस प्लस में सीपीपी होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक और एक्सटेंशन होती है जिसे हम बोलते हैं रीडमी डॉट एम डी। सही है। तो इसका भी एक तरीका होता है, इसका एक फॉर्मेट होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि रीडमी दिखती कैसे है, हम इसमें आए अगर और इसको अगर हम खोलें, इसका कोड अगर हम open करें, इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ हाइपरलिंक्स लगे हुए होते हैं। और उन हाइपरलिंक्स के थ्रू जो है वो, जैसे हमारे पास एचटीएमएल का कोड होता है, उसी तरीके से ये कोड जो है हमारे पास विजिबल हो रहा होता है। काम करते हैं, इसको हम मेन अकाउंट पे लेके आ जाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही है? तो ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, सही है, गिटहब के ऊपर। ये मेरा अकाउंट है और इसके अंदर क्या है मेरे पास, एक तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड नजर आ रहा है। और अभी आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरे पास ये व्यू नजर आ रहा होगा किसी के पास भी। सही है। अब अगर मैं इसको एडिट में जाता हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो रीडमी है वो किस तरीके का है, तो ये मुझे डिस्प्ले कर देगा। अब इसके अंदर देखें, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे एक वो लगे हुए हैं, फॉर्मेट्स लगे हुए हैं, जैसे हैश लगा हुआ है। ये क्या कर रहा है, ये इस टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है। सही है। ये इस टेक्स्ट को इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें ऐड हुई भी हैं। सही है। और ये क्या कर रही है, ये एक व्यू जनरेट करके दे रही है। वो किस टाइप का व्यू है, वो इस टाइप का व्यू है। सही, इसमें मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है। तो अगर मैं किसी कंपनी के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली उनका गिटहब का लिंक दूंगा, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर होती है। सही है, क्योंकि कंपनीज जो है वो सबसे पहले गिटहब को देखती है। तो ये हमारे पास एक गिटहब का ओवरव्यू है। इस तरीके से गिटहब दिखता है। ये हमारे पास एक प्रोफाइल है। और अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो ये हमारे पास डैशबोर्ड आ जाता है। सही है। पूरा का पूरा इसके अंदर हमारे पास बराबर में इधर लेफ्ट साइड पे हमारे पास रिपोजिटरीज आ रही है, जिनको भी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि रिपोजिटरीज होती क्या है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है। सही है। और यहाँ पे सारी की सारी जो हमारी चीजें हैं वो आ रही है। तो सर्च करना हो तो ये रहा सर्च के लिए। सही है। तो आगे चलते हुए, ये तो समझ में आ गया कि गिटहब है क्या और गिटहब हम यूज क्यों करते हैं कोलैबोरेट करने के लिए। सही है। ये तो हो गया गिटहब। अब एक चीज होती है हमारे पास गिट। गिट क्या होती है? गिट ये होता है कि आप इस तरीके से इसको समझें। अगर मैं ड्रॉ करूं, अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एक कार है। सही है ना? और कार के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक इंजन लगा हुआ है। वो क्या कर रहा है, वो पूरी की पूरी कार को रन कर रहा है। आपका काम क्या है, आप सिर्फ कार में बैठेंगे, आपको एक पूरा बना बनाया सिस्टम नजर आ जाएगा। सही है। आप क्या करेंगे, आपके पास ऑटोमेटिक कार है, आपने इग्निशन दिया और आपने गाड़ी चला दी। सही है। सारा का सारा काम जो है वो एक इंजन कर रहा है, रन करने का काम। तो जो इंजन है ना हमारे पास, वो कहलाता है गिट। सही है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होगा। सही है। अगर मैं इधर जाऊं और मैं लिखूं गिट इंस्टॉल,
तो गिट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और फिर इंस्टॉल कर सकते हो। सही है। तो ये क्या करता है, ये आपका जो लोकल एनवायरनमेंट है, यानी आपका जो कंप्यूटर है, उसको ये जो वेबसाइट है गिटहब की, इससे कनेक्ट कर देता है। अब मिसाल के तौर पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, सही, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो गिटहब पे चला जाए। हम किसके थ्रू भेजेंगे? हम गिट के थ्रू भेजेंगे। तो लाने ले जाने वाला काम, यानी गिटहब से कोई चीज लेकर आना और गिटहब के ऊपर कोई चीज डालना, दोनों काम जो है ये गिट के हैं। तो ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती हैं। सही है, तो ये काम है हमारे पास गिट का। अगर इसको देखें, गिट इज अ पावरफुल लोकल वर्जन कंट्रोल सिस्टम दैट मैनेजेस कोड हिस्ट्री डायरेक्टली ऑन योर कंप्यूटर, अलाउइंग यू टू ट्रैक एवरी चेंज एंड रिवर्ट व्हेन नेसेसरी। यानी आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, सही है, वो आप गिट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। और फिर आप उसको मैनेज करके किस करेंगे क्या, उसका आप उसको गिटहब पे पब्लिश कर सकते हैं। गिटहब इज अ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट होस्ट गिट रिपोजिटरीज एनेबलिंग कोलैबोरेशन, शेयरिंग एंड एडवांस प्रोजेक्ट्स। सही है। तो ये एक बेसिक जनरल आइडिया है गिट का। अच्छा, हम अब तक एक टर्म सुनते आ रहे हैं बार बार कि वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल, तो वर्जन कंट्रोल है क्या, जरा वो देखते हैं। वर्जन कंट्रोल, सही है। तो फर्ज कर लेते हैं कि मैंने एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है। सही है, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई मैंने। अब मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने उसका एक फीचर वन बनाया, ये फीचर वन है। और ये कहाँ पर है? ये मेरे लोकल कंप्यूटर के अंदर है, मेरे पास हार्ड ड्राइव के अंदर मौजूद है ये। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये गिटहब के ऊपर जाए। मैंने इसको क्या किया, गिट के थ्रू गिटहब पे पुश कर दिया, गिटहब के ऊपर ऐड कर दिया। सही है। अब दोबारा मुझे एक और नया फीचर बनाया मैंने। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये भी गिटहब के ऊपर जाए। सही है। ये भी मेरे पास लोकल कंप्यूटर पे है और मैं चाह रहा हूँ ये गिटहब पे जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका एक सेकंड वर्जन बनेगा और ये जाके गिटहब पे ऐड हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये उसको रिप्लेस नहीं करेगा, ये उसके अंदर जाके ऐड कर देगा। सही है। तो क्या होगा, आपके पास गिटहब के ऊपर वर्जनिंग बनना शुरू हो जाएगी, वर्जन वन, वर्जन 1.2, 1.3। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। उससे होता क्या है, फर्ज कर लेते हैं कि मैंने कोई 5 फीचर बना लिए और मैंने सारे के सारे गिट पे ऐड कर दिए, और गिट का भी इसका करंट वर्जन जो है वो हमारे प्रोजेक्ट का वो चल रहा है 4। कोई इशू आ गया 5 में, मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिवर्ट करूँ। सही है। अब कोड को हम किस तरीके से रिवर्ट करें? हम अपने कोड में जाएं, देखें हमने कौन कौन सा काम किया था, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बहुत टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है। सही है, उसके अंदर गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली गिट के ऊपर आके, गिटहब पे आके ये वाला वर्जन हम रिवर्ट कर देंगे। जितना भी हमारा पूरा एप्लीकेशन थी ना, जो भी मैंने मोबाइल एप्लीकेशन बनाई थी, वो वापस F5 से जाके F4 पे चली जाएगी। तो ये चीजें सारी सारी रिवर्ट हो जाएंगी और फिर मैं उसको अपने पास कंप्यूटर में भी, अपने लोकल कंप्यूटर में भी ले आऊंगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं वर्जन कंट्रोल। सही है। हम जो भी काम करते जा रहे हैं उसके वर्जन बनते जा रहे हैं। उस वर्जन बनने से क्या होगा कि अगर हमें कभी भी कोई भी वर्जन, हमें पुराना वाला वर्जन चाहिए किसी भी वजह से, लेटेस्ट वर्जन जो है उसमें कोई इशू आ गया, वो बहुत क्रिटिकल इशू आ गया है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पुराने वाले वर्जन पे जाना है जो कि स्टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली गिट के थ्रू वर्जन, एक वर्जन पीछे आ जाऊंगा। तो ये चीज कहलाती है वर्जन कंट्रोल। अच्छा, चैट में किसी ने पूछा है कि गिट और गिटहब दोनों सेपरेट डाउनलोड होंगे। सर, गिट डाउनलोड होगा, गिटहब डाउनलोड नहीं होगा। गिटहब खुद एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट है गिटहब। हम क्या करेंगे, गिट को डाउनलोड करेंगे और फिर गिट को डाउनलोड करने के बाद हम उसको गिटहब से कनेक्ट करेंगे। डाउनलोड सिर्फ गिट होगा हमारे पास। सही है। तो ये तो हो गया हमारे पास डिफरेंस गिट का और गिटहब का। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, वो पूछ सकता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। सर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं चैट में। जी जी। लाइक कोई लोग कह रहे हैं कि गिट और गिटहब दोनों सेपरेट डाउनलोड होंगे। नहीं नहीं, मैंने ये भी रिपीट किया था कि हम सिर्फ गिट डाउनलोड करेंगे। गिटहब जो है वो एक वेबसाइट है, ये गिटहब है। तो हम डाउनलोड को सिर्फ गिट करेंगे, गिट को डाउनलोड करने के बाद उसको हम गिटहब से कनेक्ट करेंगे और फिर हम अपनी चीजें जो है वो गिटहब पे भेज सकते हैं।
सही है। और अच्छा। एक और भी है, और ये वाला वर्जन कंट्रोल रिपीट कर दे। अच्छा सर, वर्जन कंट्रोल आप इस तरीके से लें कि आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आपके पास जो है वो अपडेट्स आ रही हैं। सही है। आपके पास एक अपडेट आई, सही है, फिर दूसरी अपडेट आई, फिर तीसरी अपडेट आई एंड्रॉइड्स की। अब जो लेटेस्ट अपडेट आई है, फर्ज कर लेते हैं उसके अंदर कोई मेजर इशू आ गई। सही है, अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई थी आई थिंक आईफोन में, जो क्या कर रही थी कि चार्जिंग बैटरी की जो हेल्थ है ना वो ड्रॉप कर रही थी काफी तेजी से। सही है, तो हम फर्ज कर लेते हैं कोई इशू आ गया हमारे पास, मेजर इशू आ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, अगर फर्ज कर लेते हैं ये 14 है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये वर्जन रिवर्ट होके 13 वाले पे आ जाए, जो कि स्टेबल वर्जन है, इसके अंदर कोई इशूज नहीं है। सही है। 14 अभी लेटेस्ट वर्जन है, उसके अंदर इशूज आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पुराने वाले वर्जन पे चले जाएं। यही लॉजिक जो है इसके अंदर लगती है, गिट के अंदर। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, मैंने प्रोजेक्ट जो है वो गिटहब के ऊपर ऐड कर दिया, पुश कर दिया। अब मैं जैसे जैसे चीजें पुश करता जा रहा हूँ, मैंने फीचर 1 पुश किया, फीचर 2 पुश किया, फीचर 3, फीचर 4। अब मैं जब फीचर 5 पुश करा मैंने, तो चीजें ब्रेक हो गई। पूरा का पूरा जो सिस्टम था, जो पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट था, वो बैठ गया। सही है, यानी फीचर 5 के अंदर कोई बग आया है, जिसकी वजह से सब कुछ बैठ गया। तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं चीजें रिवर्ट करना शुरू करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं फीचर 4 के ऊपर आ जाऊंगा वापस, क्योंकि हमें मुझे पता था कि फीचर 4 जो है वो स्टेबल वर्जन है, उसको सबने टेस्ट कर लिया, वो बिल्कुल सही है, मार्केट में सही चल रहा है। फीचर 5 आया जिसकी वजह से सब कुछ बैठ गया, तो मैं रिवर्ट करूंगा। ये जो रिवर्ट करने वाला प्रोसेस है ना, हम एक वर्जन पीछे जा रहे हैं, सही है, इसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। सही है ना, हम बेसिकली हम वर्जन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा वर्जन हमें वापस लेके आना है, और हमारे पास पूरे वर्जन का डेटा होता है कि कौन सी चीज कब अपडेट हुई है और कहाँ अपडेट हुई है। तो ये एक फीचर है गिटहब का। एक दो क्वेश्चन और है। लाइक, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बिगनर है इन चीजों में और उन्हें डिफिकल्टी हो रही है समझने में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रोजेक्ट सिर्फ एक फाइल है तो तब भी गिट यूजफुल है। हाँ, प्रोजेक्ट नॉर्मली हमारे पास जो प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स होती हैं। देखिए गिटहब का मकसद क्या है, गिटहब का मकसद है कि आप सामने वाले की अटेंशन ग्रैब कर सकें कि मेरे पास ये काम है। सही है ना, तो अगर तो आपके पास एक फाइल के अंदर इतना डेटा है और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो गिटहब पे कोई लिमिट नहीं होती। गिटहब पे आप काफी फाइल्स डाल सकते हैं, एक फाइल डालें, 3 फाइल डालें, 10 फाइलें डालें, इसका कोई इशू नहीं होता। बस ये होना चाहिए कि आप जो डाल रहे हैं वो यूजफुल है या नहीं, उसका कंटेंट यूजफुल है या नहीं। अच्छा, जिनको इशू हो रहा है इस चीज समझने में कि गिटहब है क्या, तो हम थोड़ा सा और उसको अभी आगे देखते जाएंगे, इसके ऊपर चीजें वीजें बनाएंगे, तो हो सकता है चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, गिटहब का तो कॉन्सेप्ट होपफुली एक आइडिया हो गया होगा कि है क्या। एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम अपना कोड ऐड करते हैं इन सिंपल टर्म्स। सही, जिसके ऊपर अपना हम अपने प्रोजेक्ट ऐड करते हैं। अब रिपोजिटरीज क्या है। रिपोजिटरीज ये है कि आप ये समझें कि आपका एक घर है, सही है, उस घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे हैं, और हर कमरे के अंदर एक अलग अलग चीजें मौजूद हैं। तो रिपोजिटरी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। गिटहब जो है वो आपका अकाउंट है, सही है, यानी आपका घर है। हम अगर ले लेते हैं ये आपका घर है, सही है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये है गिटहब। अब हर हर अपना घर के अंदर मुख्तलिफ कमरे बने हुए हैं, सही है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है, ये कमरा है। इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास है रिपोजिटरीज। सही है। तो होता क्या है, अगर मैं कोई भी एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, सही है, तो उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं गिटहब के ऊपर एक रिपोजिटरी बनाऊंगा, और फिर उस रिपोजिटरी के अंदर मैं अपना सारा का सारा डेटा डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हम एक रिपोजिटरी बनाते हैं, एक न्यू रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया और मेरे पास उसने बोल दिया कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालें। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ डेमो रेपो। उसने चेक किया डेमो रेपो इज अवेलेबल, सही है, वो हमें क्रिएट करने देगा। आप अपनी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, दिस इज ए डेमो रिपोजिटरी। तो ये आपने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी। आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, विजिबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी रिपोजिटरी जो है वो सिर्फ आपको दिखेगी या फिर सबको दिख सकती है, पब्लिक, पब्लिक या प्राइवेट। सही है। रीड भी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रीड भी जो है वो आपके पास एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डालते हैं। सही है, मैं आपको जरा एक रीड भी दिखाता हूँ।
हम एक रीड भी देखते हैं। जैसे ये एक प्रोजेक्ट उठा लिया हमने। अब ये प्रोजेक्ट है, नहीं इसकी रीड भी नहीं है, हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट उठाते हैं इसकी रीड भी हो। ये ले लेते हैं। अब ये क्या है, ये एक रिपोजिटरी है, सही है ना। इसके अंदर जितना भी डेटा है ना, वो इधर तक ही महदूद है, इससे बाहर नहीं जा सकता आगे। सही है। तो ये फायदा होता है हमारे पास रिपोजिटरीज का। इसके अंदर काफी सारी फाइल्स हैं, काफी सारा डेटा है, ये सारी की सारी हमारे पास जो मैं लीड कोड की प्रॉब्लम्स करता हूँ ये वहां पे ऐड होती है। रीड भी क्या है, रीड भी मुझे ये बता रही है, अब कोई बंदा आया, उसको नहीं पता कि ये रिपोजिटरी है क्या है, इसके बारे में ये करती क्या है, ये रिपोजिटरी किस चीज की रिपोजिटरी, इसमें इसमें कौन सी चीज क्या करती है। तो रीडमी की जो फाइल होती है ना, वो ये बताती है कि ये इस रिपोजिटरी में है क्या, और इस डेटा को आप इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज होती है रीडमी की फाइल। सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कलेक्शन ऑफ लीड कोड क्वेश्चंस इज द फॉलोइंग इंटरव्यूज यूजिंग लीडअप V2। ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, सारे के सारे चीजें जो है टॉपिक वाइज सेपरेट हुई हुई है। सही है, ये रीडमी है। इसी तरीके से मैं आपको एक और रीडमी दिखाता हूँ, गिटहब फोरम। इनकी एक हम वो खोल लेते हैं, पब्लिक रिपोजिटरी। अब आप इसके ऊपर देखें, मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता कि ये किस चीज़ की रिपोजिटरी है, सही है, इसमें क्या डेटा है, इसमें इसमें कौन सी फाइल्स क्या काम कर रही है, सही है, मुझे नहीं पता। मैं आऊँगा और रीड में पढ़ना शुरू कर दूंगा, रीड भी के अंदर उसने पूरी डिटेल लिखी हुई है, सही है, ये क्या काम कर रही है, सही है, ये किसका कोड किस पे लिखा हुआ है, नेटिव C++ का कोड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उसको रन कैसे करना है, उसकी कमांड्स लिखी हुई है। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन रीडमी के अंदर मौजूद है। तो ये काम होता है हमारे पास रीडमी का। नहीं तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि रीड में ऐड करनी है नहीं करनी, हम बोल देते हैं कर देते हैं। नहीं रीड भी की एक फाइल ऐड हो जाएगी, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर हमें खुद ऐड करनी पड़ेगी। सही है। ये गिट इग्नोर और लाइसेंस इसको हम रहने देते हैं, और हम क्या करते हैं, हम अपनी रिपोजिटरी एक क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, कमेंट में किसी ने पूछा है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो किस तरीके से गिटहब का इस्तेमाल करें। देखें, आप भले किसी भी डोमेन से हो, आपको कोडिंग आनी चाहिए, और जब आपको कोडिंग आती होगी तो आप जो भी चीजें बनाएंगे उसको आप कहाँ डिस्प्ले करेंगे, उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है गिटहब। तो इसीलिए आप भले किसी भी डोमेन से हो और आप कोडिंग कर रहे हो, जो कि रिकमेंड किया जाता है, तो फिर आपको गिटहब सीखना भी लाजमी है। सही है। तो ये हमारे पास एक रीडमी क्रिएट होकर आ गई, उस रीडमी के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई। ये जैसे उसका नाम आ गया रिपोजिटरी का, और उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, तो ये रीडमी के अंदर मौजूद है, हम इसको और फर्दर अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास एक रिपोजिटरी खुलकर आ गई, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोड का ऑप्शन है, इसके नाम हमारे पास इशूज का है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। सही है। और यहाँ पे मेरे पास रेडमी का आ रहा है, और क्या आ रहा है, 1 मिनट पहले ऐड हुई है, टाइम भी बता रहा है मुझे। सही है। तो हम इस तरीके से रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं, और रिपोजिटरीज इस तरीके से काम करती हैं। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है रिपोजिटरीज के हवाले से। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। हम ले लें वो या एंड पे लें? अ, एक काम करते हैं, भले फिर एंड पे ले लेते हैं, पूरा लेक्चर कर लेते हैं फिर आराम से, जस्ट एंड पे। हाँ जी, जैसे आपको सही लगे हम वैसे कर लेते हैं, एंड पे ले लेते ठीक है। अच्छा, क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट्स किस तरीके से इस्तेमाल करें, जैसे मैंने बोला कि अगर आप कोडिंग की तरफ जाते हैं, सही है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर अगर आप कोडिंग को इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर उसके अंदर जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको फिर गिटहब की नीड लाजमी होगी, ताकि अपनी आप चीजें डिस्प्ले करवा सकें। सही है। तो हमने देख लिया कि हम गिटहब की किस तरीके से एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं गिटहब के ऊपर हम। सही है। अब हम देखते हैं कि हम गिटहब के ऊपर, ये हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर ली, अब मैं कुछ फाइल ऐड करना चाहता हूँ, सही है ना। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक न्यू फाइल ऐड कर दूंगा। सही है। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी फाइल का नाम क्या होगा। मैं फाइल का नाम दे देता हूँ app.py। सही है।
मैंने ये फाइल का नाम दे दिया। अब तुम मुझसे पूछ रहे हैं कि इसके अंदर कंटेंट क्या होगा, तो अभी हम फिलहाल कंटेंट को ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, हम ये फाइल ऐड कर रहे हैं फिलहाल। ऐप डॉट पाई कर दिया। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आ रहा है कमिट चेंजेस। तो गिटहब की जबान के अंदर जब भी हम बात करते हैं कि हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम चेंजेस को कमिट कर रहे हैं। सही है। उसने मुझसे पूछा कि मैसेज क्या होगा। मैसेज में लिख देता हूँ, दिस इज ए एप्लीकेशन। सही है। ये मैसेज हो गया। सही है कि क्या कह रहा है। अगर आपको और डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो यहाँ लिख सकते हैं। सही है, और मैंने कर दिया इसको कमिट। सही है। ये आ गई फाइल। ऐप डॉट पाई के नाम से फाइल आ गई। और अगर आप बिल्कुल अपना राइट साइड पे देखें तो उधर आ रहा है नाउ। यानी ये अभी अभी ऐड हुई है, और यहाँ पे वो मैसेज आ गया, दिस इज एन एप्लीकेशन। सही है, यही मैसेज हमने टाइप करा था। तो इस तरीके से हम जो है अपने पास गिटहब की चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। गिटहब के अंदर अपनी रिपोजिटरी में चीजें ऐड कर सकते हैं। अब ये जो चीजें ऐड हुई है ना, ये इसी रिपोजिटरी तक महदूद है, इससे आगे कहीं नहीं जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई और रिपोजिटरी खोलता हूँ, मैं बैक करता हूँ उसको, और मैं एक दूसरी रिपोजिटरी खोलता हूँ, मैं ये वाली रिपोजिटरी खोलता हूँ, और इसमें देखते हैं कि इसमें वो फाइल है या नहीं। इसमें वो फाइल नहीं है, कहीं भी नहीं है। इसके जो फोल्डर्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं हमारे पास वो बिल्कुल अलग हैं। तो ये काम करती है रिपोजिटरीज। अब मैं अगर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोजेक्ट की रिपोजिटरी बनाऊंगा, और उसके अंदर सारी सारी इंफॉर्मेशन डालूंगा, ताकि वो सारी की सारी जो है वो एक जगह पे मौजूद रहे। सही है। तो ये हमारे पास था रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा जरा आगे चलते हैं। इसको हम देखते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। अब मैं ये तो आ गया उसके ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ उसको मेरे अपने लोकल कंप्यूटर में चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर आऊंगा, यहाँ पे, एक सेकंड, एक सेकंड, हम जरा इसकी तरफ देखते आते हैं। सही है। रिपोजिटरीज में आते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो रिपोजिटरीज आ रही हैं वो क्या दिखाएंगे मुझे, कि मेरे पास जितनी भी रिपोजिटरीज अब तक मौजूद है, ये वो वाली रिपोजिटरी है जो अभी बनाई है हमने। और बाकी सारी की सारी रिपोजिटरीज जो है वो चलती हुई आ रही है। ये यहाँ पे दोबारा खोलते हैं। ठीक है, हम उसके फुल मोड में आ गए। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, कोड। कोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं। हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं इसको डाउनलोड करने के। सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे डाउनलोड जिप फाइल। मैंने जिप करा, तो क्या हुआ, उसने मेरे पास फाइल डाउनलोड कर दी। सही है। तो ये फाइल आ गई हमारे पास डाउनलोड होके। इसको मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट। इसको एक्सट्रैक्ट टू डेमो कर देते हैं। ये हमारे पास फोल्डर बन गया। तो इसको अगर मैं खोलूँ, तो इसके अंदर जाऊँ, तो मेरे पास आ गई, दोनों फाइल आ गई, पाइथन भी आ गया और मेरे पास रीड भी आ गई। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने गिटहब अकाउंट से, इधर गिटहब से रिपोजिटरी से मैंने जो डेटा था वो मैंने पूरा का पूरा अपने पास किस पे लेके आ गया, लोकल पर लेकर आ गया। सही है। तो एक तो ये तरीका है हमारे पास डेटा जो है लोकल पे लेके आने का। दूसरा तरीका क्या है, कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये यूज कर सकता हूँ, ये देख रहे हैं यूआरएल। ये यूआरएल क्या करता है, ये यूआरएल ये करता है कि इस रिपोजिटरी का, इस पूरी की पूरी फाइल का एक क्लोन बना देगा मेरे पास, मेरे सिस्टम के अंदर। सही है। तो वो हम आगे देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइप का जो काम होता है ना, ये हम इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, CLI। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो हम जब जो भी गिटहब के ऊपर जो भी काम करेंगे, हम वो किसके थ्रू करेंगे, कमांड्स के थ्रू करेंगे। सही है। तो वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि वो किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समझने के लिए हमने क्या करा, इस फाइल को अपने पास डाउनलोड कर लिया, और हमारे पास ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। सही है। अब अगर मैं इसको फर्दर अपडेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं अगर एक और फाइल ऐड करना चाहूँ, क्रिएट न्यू फाइल, तो वो भी ऐड हो जाएगी। सही है। तो ये तो हमारे पास था रिपोजिटरी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज और देखते हैं। ये तो हमने देख लिया कि रिपोजिटरीज करती हैं, काम कैसे करती हैं।
अब फर्ज कर लेते हैं कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है। तकरीबन कोई 50 के करीब डेवलपर्स हैं, और वो सारे के सारे कोई ना कोई फीचर बना रहे हैं। सही है। अब अगर सबको एक्सेस दे दिया जाए कि आप सब के सब जो है इस रिपोजिटरी के ऊपर चीजें अपने हिसाब से ऐड करते जाओ, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी कोलैप्स हो जाएंगी। सही है। किसी की तरफ से कोई भी एरर आया, या किसी ने ऐसी कोड लिख दिया जिसकी वजह से जो बाकी को लिखा हुआ कोड था वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो क्या होगा, सब कुछ बैठ जाएगा। तो उसके बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक उसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है गिटहब के अंदर जिसे हम बोलते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट कैसा है, क्या है कि फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास मेन रिपोजिटरी है। सही है। इसके अंदर सारा का सारा डेटा मौजूद है। अब क्या है, यहाँ पे जो है डेवलपर्स काम कर रहे हैं। सही है। अभी काम कर रहे हैं। अब अगर सारे के सारे डेवलपर्स इसी के अंदर ऐड करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर किसी की तरफ से कोई भी इशू आया तो ये पूरा का पूरा बैठ जाएगा सिस्टम। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, डेवलपर्स जो है वो डायरेक्ट मेन के अंदर भेजने के बजाय अपनी एक अलग से एक स्टोरेज बनाता है। सही है, वो उसके अंदर पुश करता है। सही है। इसी तरीके से ये वाला जो डेवलपर है ये अपने एक बॉक्स के अंदर पुश करेगा, ये वाला अपने, और ये वाला अपने। इन्होंने क्या किया, अपने अपने इंटरफेसेस के अंदर अपने अपने महदूद इलाकों उसमें एरिया के अंदर उन्होंने अपना कोड पुश किया, एक अलग इन्वायरमेंट में कोड पुश किया। अब क्या होगा, जो मेन डेवलपर है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा ये कोड और ये कोड, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, इसको इससे जाके मर्ज कर देगा। सेम गोस फॉर दिस, सेम गोस फॉर दिस। अगर फर्ज कर लेते हैं कि इसने जो कोड लिखा था वो इस वाले कोड से वो कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कोई इशू आ गया, तो क्या करेगा, मर्ज नहीं करेगा, वापस इसको भेज देगा, बोलेगा इसको फिक्स करो। सही है ना। तुम्हारे कोड में इशू है। अगर हमने उसको मेन में ऐड किया तो क्या होगा, मेन बैठ जाएगा हमारा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास ब्रांचेस का। हम मल्टीपल ब्रांचेस बना सकते हैं और मल्टीपल डेवलपर्स को ब्रांचेस दे सकते हैं कि आप अपना कोड अपनी ब्रांच के अंदर डालें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मेन, ये क्या है, ये एक ब्रांच है। मैं चाह रहा हूँ और ब्रांचेस बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर आऊंगा। अब यहाँ पर क्या है, सारी सारी हमारे पास ब्रांचेस आ गई। एक ब्रांच दिखा रहा है मुझे, कितनी देर पहले अपडेट हुई है, 7 मिनट पहले अपडेट हुई है। मैं क्या करूंगा, न्यू ब्रांच पे क्लिक करूंगा और मैं इसको दे दूंगा फीचर 1 के नाम से। मैंने कर दिया इसको क्रिएट न्यू ब्रांच। हो गई, एक न्यू ब्रांच क्रिएट होकर आ गई जिसका नाम है क्या, फीचर 1। सही है। अब अगर मैं वापस कोड पर आता हूँ और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो अब मेरे पास दो ब्रांचेस आ रही हैं, मेन और फीचर 1। फीचर 1 पर आते हैं, चीज सेम है। मेन में भी वही चीज है, फीचर 1 में भी वही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाता है। अब अगर मैं फीचर 1 मैंने क्लिक करा, मैंने फीचर 1 ओपन कर लिया, मेन नहीं है, मैं फीचर 1 के अंदर हूँ मैं, और मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड करता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल। और मैं इस फाइल का नाम दे देता हूँ ऐप 2 के नाम से दे देते हैं। है ये फाइल को। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ कमिट चेंजेस। इस कमिट का नाम मैसेज दे देता हूँ मैं, दिस इज एन एप्लीकेशन नंबर 2। सही है। और मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, कमिट डायरेक्टली टू द फीचर 1 ब्रांच। सही है। मैं फीचर 1 ब्रांच के अंदर कमिट करने वाला हूँ। मेरे पास एक और ऑप्शन भी है, क्रिएट अ न्यू ब्रांच फॉर दिस कमिट एंड स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट। सही है। मैं चाहूँ तो मैं न्यू ब्रांच भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि मैं फीचर 1 में पुश करूँ, कमिट करूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यू अपनी एक और न्यू ब्रांच बना सकता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, फीचर 1 में ऐड करके देखते हैं। तो क्या हुआ, फाइल हमारे पास ऐड होकर आ गई। सही है। यहाँ पे आ रहा है ऐप 2 के नाम से फाइल आ रही है। सही है। दिस इज एन एप्लीकेशन नंबर 2, और ये भी कमिट हुई है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अब अगर मैं वापस पुरानी वाली ब्रांच पे जाता हूँ, हमारी जो डिफॉल्ट ब्रांच है, यहाँ पे तो ऐप 2 है ही नहीं हमारे पास। तो
ये डिफरेंस होता है ब्रांचेस बनाने का। मैंने एक ब्रांच बनाई, एक सेपरेट ब्रांच बनाई, और उस ब्रांच के अंदर मैंने एक फाइल ऐड कर दी। वो फाइल क्या है, वो मेन ब्रांच के अंदर ऐड नहीं हुई। सही है, हम यही करना चाहते हैं। सही है ना। इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी कोड जो है वो माल फंक्शन कर गया, किसी वजह से एरर आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये जो तरीका है ना, इससे क्या होता है कि वो चीजें मैनेज रहती हैं। सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इस वाली ब्रांच से, जो फीचर होने वाली ब्रांच है, इसमें जो न्यू चेंजेस आई हैं, मैं क्या करूंगा, उसको इसके अंदर लेके आऊंगा, इस वाली मेन ब्रांच के अंदर। उसके वो कैसे लेके आएंगे, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। सही है। मतलब हम चेक करेंगे कि हमने जो कोड एंटर किया है वो इस मेन ब्रांच से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा कहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसको मर्ज कर दो। हमने क्या किया, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया। सही, अभी कुछ इस तरीके से मेरे पास ओपन हो गया। सही है। इस चीज को कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। सही है ना। ये बहुत कॉमन टर्म है जो इस्तेमाल की जाती है कि जब भी कोई बात की जा रही हो गिटहब के अंदर, तो बोलते हैं कि भाई आपने कोई काम कर लिया, आपने कोई फीचर बना लिया, उसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो। अब पुल रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं हम पुल रिक्वेस्ट के अंदर। मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, दिस इज एन एप्लीकेशन नंबर 2 फाइल। सही है, इसकी फाइल है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन लिख दी। अब वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि ऐप टू के अंदर क्या क्या चीजें हैं। मतलब हमें कर क्या रहा हूँ, शोइंग वन चेंज फाइल विथ वन एडिशन एंड जीरो डिलीशंस। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फाइल ऐड कर रहा हूँ और कुछ डिलीट नहीं कर रहा। सही है। तो मुझे बता रहा है कि मैंने चेंजेस क्या किए हैं। सही है। और अगर मैंने कोई फाइल के अंदर चेंजेस की होंगी तो वो मुझे यहाँ पे वो भी बता रहा होगा कि पहले ऐसी थी फिर ऐसे हो गई। तो मैंने चेक किया, हाँ सब कुछ सही है, मुझे सही लग रहा है। सही है। तो मैंने क्या किया, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। सही है। तो वो क्या हुआ, वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर मेन के अंदर जाके ऐड हो गई। सही है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और आती है, वो जरा ये लोड हो जाए। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास सारे एक्सेस होते नहीं है। सही है। ये तो चूंकि मेरी अपनी प्रोफाइल है, इस पर मेरे पास एक्सेस ज्यादा है थोड़े। लेकिन अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोफाइल्स होती हैं, उसमें हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को सारे एक्सेस नहीं दिए गए होते। सही है। तो उसमें उस सिचुएशन में होता क्या है कि आपने करी क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। सही है। आपने बोला कि भाई मुझे लगता है कि मेरा कोड सही है, मेरे कोड में कोई इशू नहीं है, मेरा कोड मेन के हिसाब से सही है। आपने क्या करा, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी। पुल रिक्वेस्ट करने से क्या हुआ, एक इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये आपको नहीं दिखेगा, ये किसको दिखेगा, ये उसको दिखेगा जिसके पास एक्सेस है, यानी आपके जो सीनियर डेवलपर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, ये उनको दिख रहा होगा। उनके पास यहाँ पे एक चीज आ रही होगी, मर्ज पुल रिक्वेस्ट। जब ये सब ऑफ है, ये लोड हो रहा है, वरना यहाँ पे आ रही होगी मर्ज पुल रिक्वेस्ट। मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या करेगी, जिसी में उस पर क्लिक करूंगा वो ब्रांचेज आपस में मर्ज कर देगी। इसको जरा हम नोट करते हैं। ये अभी इस पे गया हुआ है। सही है। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट क्या करेगी, अब ये मेरे पास आ रहा है सही ऑप्शन, मर्ज पुल रिक्वेस्ट का। अब ये आपको नहीं दिखेगा जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होंगे। ये किनको दिखेगा, ये उनको दिखेगा जिनके पास इसका एक्सेस है, यानी जो सीनियर डेवलपर्स हैं। वो क्या करेंगे, वो चेक करेंगे आपने जो चीज़ें एंटर की हैं, आपने जो चीज, जो फाइलें ऐड की हैं, वो किसी भी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। वो अपने अपने पास से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद मर्ज कर देंगे। सही है। मर्ज की उन्होंने मैसेज लिखा, मर्ज पुल रिक्वेस्ट वन फ्रॉम फजील फीचर वन, इस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन लिखी और कंफर्म मैसेज, पुल रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। सही है। हमारा काम हो चुका है। अगर हम ऑफिस कोड पर आए, तो कोड के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम अभी मेन के अंदर हैं, और मेन के अंदर भी क्या आ चुका है, ऐप टू आ चुका है। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है, यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और मर्ज पुल रिक्वेस्ट फ्रॉम फजील। तो जो भी काम कर रहा होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा। सही है। इसको कहते हैं हम कोलेबोरेशन। ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, और फिर हम उसको मर्ज क्यों करते हैं। मर्ज करने से क्या हुआ, ये जो हमारी दूसरी वाली ब्रांच थी, इसका सारा का सारा डेटा मेन के अंदर आ गया और मर्ज हो चुका है। सही है। अब अगर कुछ इशू आता है, तो कौन अकाउंटेबल होगा, वो अकाउंटेबल होगा जिसने इसको मर्ज किया है। उससे पूछा जाएगा कि आपने प्रॉपर तरीके से वेरीफाई क्यों नहीं किया मर्ज करने से पहले।
सही है। तो ये प्रोसीजर फॉलो करने से हम बहुत सारे जो इश्यूज हैं उससे बच जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम ब्रांचेस किस तरीके से बना सकते हैं, और फिर ब्रांच का हमने देख लिया कि फायदा क्या है। अच्छा जी, कोलैबोरेटर्स, अभी मैंने जिक्र किया था कोलैबोरेटर्स का। अभी मैं आपको एक फाइल दिखाता हूँ, उससे थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पूरी की पूरी रिपोजिटरी है। सही है। इस रिपोजिटरी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का नाम आ रहा है। सही है ना? मैं एक बार भी खोलूं। सही है। तो यहाँ पे एक इनका नाम आ रहा है और एक मेरा अपना नाम आ रहा था। इसको जरा बैक करें। तो ये होते क्या है, ये कहलाते हैं कोलैबोरेटर्स, यानी दूसरी जबान में हम कंट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। सही है। अब ये करते क्या, अब मैंने अपनी रिपोजिटरी बना दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो दूसरे बंदे हैं वो भी इसके ऊपर काम कर सकें। सही है ना? तो वो काम कैसे करेंगे? उनको ऐसे एक्सेस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अकाउंट मेरा है। सही है, रिपोजिटरी मेरी है, भले रिपोजिटरी पब्लिक है, लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई कुछ ऐड कर नहीं सकते, कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते उसके साथ। तो उसके लिए जो है वो हम यूज करते हैं कोलैबोरेटर्स, कंट्रीब्यूटर्स। सही है। वो किस तरीके से, अब ये मेरी रिपोजिटरी है, मैं चाहता हूँ कि कोई और दूसरा बंदा जो है वो उसको एक्सेस कर सके। मैं आऊंगा इधर सेटिंग में। सेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा कोलैबोरेटर्स के अंदर। अब कोलैबोरेटर्स में आके मैं क्या करूंगा, मैं ऐड पीपल करना शुरू करूंगा। अब यहाँ पे अगर मैं किसी का भी नाम दूंगा, किसी का भी अगर मैं ईमेल एड्रेस दूंगा, तो उसका अकाउंट आ जाएगा और उसको मैं क्या करूंगा, ऐड रिपोजिटरी कर दूंगा। उससे क्या होगा, वो शख्स जो है उसका वो उसको एक्सेस मिल जाएगा इस रिपोजिटरी का। सही है। वो क्या कर सकता है, उस रिपोजिटरी के अंदर चीजें चेंज कर सकता है, चीजें अपने पास गेट कर सकता है, चीजें डिलीट कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हम मुख्तलिफ बंदे मिलके एक रिपोजिटरी के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कोलेबोरेटर्स का। सही है, हम जितने चाहे कोलेबोरेटर्स ऐड कर दें। सही है, जितने चाहे फिर वो जो कोलेबोरेटर जो भी काम करेंगे, जो भी चीजें ऐड करेंगे, उन्हें हम फिर कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और फिर वो एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर के तौर पे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सही है, तो मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूटर्स शो हो जाएंगे। और बिल्कुल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चार कॉन्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं। सही है, मतलब यानी इन चार लोगों ने जो है वो इसके ऊपर अपना काम किया है। अब यहाँ पे क्या है, इस रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास फोल्डर्स बने हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब उसने फोल्डर को ऐड किया था तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, और ये लास्ट अपडेट कब हुआ है, ये यहाँ पे 4 साल दिखता है। तो ये तो हम इस तरीके से अपनी रिपोजिटरीज को मेंटेन भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट करने की है इस ओवरऑल लेआउट के अंदर, कि हम जिस जिस चीज पर काम कर रहे हैं, हम उसके वो भी देख सकते हैं यहाँ पे लैंग्वेजेस। ये गिटहब जो है ऑटोमेटिकली चीजें सेट कर देता है हमारे लिए। अब जैसे हमें पता चल रहा है कि इस रिपोजिटरी के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे काम हुआ, सी प्लस प्लस पे, सी पे, शेल पे, पाइथन, स्टारलार्क, और हमारे पास बैच फाइल। तो ये इनके परसेंटेज भी लिखे हुए हैं कि कौन सी चीज कितने परसेंट काम हुई। 60% जो है वो सी प्लस प्लस है, 17.1% हमारे पास पाइथन है। सही है। और अदर जो है कि वो है जिसका डेटा जो है या तो गिटहब के पास है नहीं, या गिटहब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो ये वो अदर्स के अंदर आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा बेहतरीन फीचर है, ताकि आपका जो कोड लिखा हुआ है वो सामने वाला समझ सके कि अच्छा इस रिपोजिटरी के अंदर किन किन चीजों के ऊपर काम हुआ है। मैं अपनी रिपोजिटरी की बात करूँ तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और सीएसएस लिखा हुआ आ रहा है। सही है। अगर हम इस रिपोजिटरी की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक पाइथन लिखा हुआ आ रहा है। वो भी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाली जो फाइल है ये app.py है, ये पाइथन की फाइल है, तो उसने बोला कि सारी की सारी जो फाइल है वो पाइथन की है। सही है, तो ये हमारे पास हो गया कोलैबोरेटर्स का और उसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक चीज जरा और देखते हैं। हम आए थे इसकी सेटिंग में, सही है ना, कोलैबोरेटर्स की। हम सेटिंग को भी एक दफा और ओवरव्यू कर लेंगे, सेटिंग्स में है क्या क्या हमारे पास ना।
ये एक हमारे पास एक जनरल सेटिंग है, इसका हमारे पास क्या आ गया, रिपोजिटरी का नाम आ गया। सही है। इसकी डिफॉल्ट ब्रांच आ गई। डिफॉल्ट ब्रांच वो होती है जो जो आप कह लें सबसे आपकी मेन ब्रांच जो होती है, इसके अंदर सारी सारी चीजें होंगी आपकी। सही है ना, यानी जब भी कोई भी डेटा जो है वो पुश करे तो वो ऑटोमेटिकली इस ब्रांच में जाए, उसको डिफॉल्ट ब्रांच बोला जाता है। सही है। तो यहाँ पे आप अपनी डिफॉल्ट ब्रांच चेंज भी कर सकते हैं, स्विच टू अनदर ब्रांच। उसको स्विच करना चाहूँ तो उसको मेन से फीचर वन पे लेके आ सकता हूँ। तो उसका नाम चेंज करना चाहूँ तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। ये सब कुछ कर सकते हैं हम। फिर अगर हम नीचे आए तो इसमें और भी काफी सारी हमारे पास चीजें मौजूद हैं, हमारे पुल रिक्वेस्ट के हिसाब से मौजूद हैं। लेकिन ये सारी चीजें उस वक्त हमें दिखेंगी जब हम हमारी अपनी रिपोजिटरी होगी। यार अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का एक्सेस नहीं होगा। आप ये सारी चीजों का एक्सेस उसके पास होगा जो ऑनर है इस रिपोजिटरी का। सही है। तो ये सारी चीजें करते हुए आए, और बिल्कुल एंड के अंदर आपके पास जो ऑप्शन होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे विजिबिलिटी चेंज कर सकते हैं। मैं अगर चेंज करूँ, चेंज टू प्राइवेट, जब मैं प्राइवेट करूंगा तो कोई भी मेरी नहीं देख सकता रिपोजिटरी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं उसको कहाँ लेके आता हूँ, मैं उसको दूसरे अकाउंट पे लेके आता हूँ, इस वाले अकाउंट पे। और उसको अगर हम व्यू करते हैं, मैंने डेमो रिपोजिटरी चलाई और ये आ गया मेरे पास में सब। लॉगिन नहीं है, साइन इन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे मुझे दिखा दिया। लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता इसके साथ। ना मैं इसके ऊपर ऐड कर सकता हूँ, ना मैं इसमें से कुछ डिलीट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक काम कर सकता हूँ, वो ये है कि मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ अपने पास। बस इससे ज्यादा मैं इसके अंदर रिपोजिटरी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इस अकाउंट पे रिपोजिटरी नहीं है, ये किसी और अकाउंट की है। लेकिन अगर मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको चेंज विजिबिलिटी हटा के मैं इसको चेंज टू प्राइवेट कर दूँ। I want to make this repository private. Understand? Make this repository private. अब ये हो गई प्राइवेट। सही है ना, यहाँ पे एक लॉक बना हुआ भी आ गया रिपोजिटरी के साथ। इसका मतलब है ये प्राइवेट है। इस पर वापस आ जाते हैं और थोड़ा देखते हैं कि इसका क्या हुआ। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। पेज नॉट फाउंड। क्यों, मैंने रिपोजिटरी जो है वो प्राइवेट कर दी। अब जब प्राइवेट कर दी मैंने, तो सिर्फ वही देख सकता है जिसके पास, जिसने रिपोजिटरी बनाई है और जिसने उस रिपोजिटरी का एक्सेस दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे अपने कोलैबोरेटर्स के अंदर और लोगों का नाम लिखता हूँ तो मुझे रिपोजिटरी से मुझे दिखेगी और उनको दिखेगी जिनका नाम कोलैबोरेटर्स के अंदर मौजूद है। उसके अलावा किसी और तीसरे बंदे को नहीं दिखेगी। सही है। तो ये हमारे पास एक तरीका है कि हम किस तरीके से रिपोजिटरी प्राइवेट कर सकते हैं। हम इसको दोबारा पब्लिक कर देते हैं। चेंज टू पब्लिक, अंडरस्टैंड, पब्लिक। सही है। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। डिसेबल ब्रांच प्रोटेक्शन, ट्रांसफर ऑनरशिप, क्या अपनी रिपोजिटरी किसी और को दे रहे हैं। सही है। मतलब आपका आपके पास से फिर एक्सेस चला जाएगा रिपोजिटरी का, और जिसको आप एक्सेस दे रहे हैं उसके पास एक्सेस चला जाएगा। आर्काइव रिपोजिटरी, रिपोजिटरी को आर्काइव भी कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सही है। तो ये सारी चीजें हमारे पास आ गई रिपोजिटरी से रिलेटेड। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे जैसे आप आगे आगे काम करते जाएंगे वो चीजें जरूरत पड़ती जाएंगी उनकी। रूल्स हो गए हमारे पास, एक्शंस हो गए हमारे पास, वेबहूक्स हो गए हमारे पास, को पायलट भी इसके अंदर इंटीग्रेट हुआ हुआ है। आप इससे सवाल भी कर सकते हैं, ये को पायलट, चैट विद को पायलट। तो ये आपको रिपोजिटरीज के हवाले से जवाब भी देगा। ये आ गया आपका को पायलट। तो ये भी इंटीग्रेट हुआ हुआ है गिटहब में, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इन कंक्लूजन हमने देख लिया कि एक रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस तरीके से होती है। अच्छा, इसका अगर हम राइट साइड में देखें अबाउट के अंदर, तो आपको यहाँ पे वो कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा होगा। वो बता रहा है हमारे पास रीडमी फाइल है। वो आपको एक्टिविटी बताएगा। सही है, इसके अंदर कितनी फाइल्स जो है वो ऐड हो रही है, कितनी फाइल्स रिमूव हो रही है, क्या हो रहा है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ स्टार्स बता रहे हैं। ये स्टार्स जो होते हैं कि आपकी रिपोजिटरी बहुत बेहतरीन रिपोजिटरी है और लोगों ने उसको रेट किया हुआ है। अगर हम इधर आ जाए और देखें तो दिखा रहा है 465 स्टार्स, यानी इतने लोगों ने इस रिपोजिटरी को रेट किया है। सही है। 36 वॉचिंग, यानी कितने लोग जो है वो इस रिपोजिटरी को देख रहे हैं। अभी हमने भी खोला हुआ है तो इसलिए क्या है, ये हम भी वॉच लिस्ट के अंदर आए हुए हैं यहाँ पे, यानी हमारा भी नंबर आ रहा है कि हम भी देख रहे हैं। सही है। एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं। फॉर्क क्या है, यहाँ पे लिखा है 126 फॉर्क।
फॉर्क ये होता है कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये रहा, ठीक है, दिस पीपल डोंट हैव एनी फॉर्क्स ऑफ द रिपोजिटरी। अगर मैं इसको फॉर्क पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी जो है यहाँ से उठ के मेरे पास आ जाए। मैं इसको अपने पास लेके जाता हूँ, अपने अकाउंट पे लेके आना चाहता हूँ। उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्क। अगर मैं उसको फॉर्क करूंगा तो ये पूरी की पूरी रिपोजिटरी जो है ये मेरे पास आ जाएगी। सही है, उनसे पूछ रहा है कि रिपोजिटरी का नाम क्या रखना है, हम यही नाम दे देते हैं जो उसका नाम है। डिस्क्रिप्शन भी ये आ जाएगी, कॉपी द मास्टर ब्रांच ओनली, यानी जो उनकी जो मेन ब्रांच है उसका नाम इन्होंने मास्टर रखा हुआ है। सही है, तो हमसे बोल रहा है कि मास्टर ब्रांच से कॉपी करना है। हमने बोल दिया ठीक है। हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्क। अब देखिए क्या हुआ, ये मेरा अकाउंट है, सही है ना। मेरे अकाउंट पे क्या हुआ, एक रिपोजिटरी बन गई, और उस रिपोजिटरी के अंदर सारी की सारी चीजें आ गई जितनी मास्टर ब्रांच के अंदर थी, बिल्कुल उठ की एग्जैक्ट एग्जैक्ट। अब इसके अंदर मैं अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ, देख रहे हैं ना मेरे पास एडिट का निशान आ गया। तो मैं इस फाइल को भी अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। जी सर, अली आपका हैंड रेज है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर्क किया तो मेरे पास सारी सारी चीजें उठ के आ गई। अब अगर मैं पुराने वाले पे जाऊं जो कोरल का था, तो इसके अंदर मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता था। सही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है एडिट करने का। ये तो अब इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वो कर दिया, फॉर्क कर दिया, इसलिए मेरे पास एडिट का ऑप्शन आ रहा है। वरना मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता इसके अंदर। तो अब क्या है, अब मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। सही है, मेरे पास एक तरीका क्या था, मैं क्या करता, यहाँ से इसको डाउनलोड करता जिप को, और फिर वहाँ अपलोड करता। उससे बेहतर तरीका क्या करा मैंने, इसको फॉर्क कर लिया, मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है वर्क फ्रॉम, और ये पूरा पूरा यूआरएल आ गया, बस पे क्लिक करूंगा, जो खुल गया मेरे पास, यहाँ पर आ गया जो इसका था, कोरल का। तो इस तरीके से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम फॉर्म, अब मैं इसके अंदर कोई भी काम करना चाहूँ अपना अपना काम कर सकता हूँ, और उसको फिर आगे ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी को दिखाएंगे कि ये आपका काम है, तो वो साफ पता चल जाएगा कि चीज फॉर कोई भी यहाँ लिखा हुआ है, फॉर फ्रॉम गूगल कोरल। तो ये तो हमारे पास था फॉर्क। हमने फॉर्क भी देख लिया, हमने कोलैबोरेटर्स भी देख लिए, और हमने ये देख लिया कि किस तरीके से गिटहब को ओवरऑल हम नेविगेट करते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने मेन पेज पे। ये अच्छा, ये थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत से जो है वो आई थिंक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, तो उनको चीज़ें ग्रास्प करने का में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जी सर, सर आपका हैंड रेज है। हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन जो है वो थोड़ी देर में लेते हैं, जरा सेशंस के एंड की तरफ जैसे आएंगे तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सही है, तो हमने ये देख लिया कि गिटहब जो है वो किस किस तरीकों से ओवरऑल नेविगेट करता है। हमने रिपोजिटरीज देख ली, हमने कोलेबोरेटर्स देख लिए, हमने ब्रांचेस देख लिए। सही है, तो अब आगे चलते हैं जरा। कोलेबोरेटर्स के बारे में ऐसे क्या बताया था कि एडिंग टीममेट्स, हम क्या कर सकते हैं, टीम मेंबर सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको किस तरीके से। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा मैंने बताया कि आप अगर किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको एक फ्रंट एंड वाला भी चाहिए, आपको एक बैक एंड वाला भी चाहिए, और आपको एक डिजाइन वाला भी चाहिए, डिजाइनिंग में। तो आप तीनों को उन्होंने आपने एक रिपोजिटरीज में ऐड किया, वो तीनों क्या है, मिलके काम कर सकते हैं। सही है, वो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से। ग्रैनुलर परमिशन, परमिशंस क्या होती हैं, परमिशंस ये होती हैं कि मैं किसको किस चीज़ का एक्सेस दे रहा हूँ। आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ का एक्सेस नहीं होता। आप ये नहीं कर सकते कि आप कोई फाइल डिलीट करें। सही है, आपके लेवल के ऊपर, आपके सीनियोरिटी लेवल के ऊपर आपको एक्सेस दिया जाता है कि आप किस फाइल के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास सिर्फ इतना एक्सेस होता है कि आप अपने पास कोड लिखें, और रिपोजिटरी के अंदर अपनी ब्रांच का पुश कर दें बस। उस कोड को वेरीफाई करना, उसको मर्ज करना, डिलीट करना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर डेवलपर्स के हाथ में होता है। सही है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये इस काम आता है बूस्टेड डेवलपमेंट। अब आप फर्ज कर लेते हैं, आप 5 बंदों की टीम है। अब
जब आप गिटहब के थ्रू काम करेंगे तो आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। सही है, आपको बार बार ये नहीं करना कि मैं फाइल डाउनलोड करके फिर दूसरे को दे रहा हूँ, वो अपने पास डाउनलोड करके उसके अंदर चीजें ऐड कर रहा है। नहीं, एक ही वक्त के अंदर चार पांच बंदे एक साथ काम कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि चीजें जो है वो ज्यादा जल्दी होती हैं, टाइम वेस्ट नहीं होता, और बहुत एफिशिएंटली काम हो रहा होता है। सही है, तो ये फायदा है कोलैबोरेटर्स का। सही है, तो अब सवाल ये है, हमने इतना तो समझ लिया गिटार वगैरह के बारे में। तो अब आगे जरा सवाल ये है कि इसका फायदा क्या है, हम इसको अपने पोर्टफोलियो के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, तो इसका जवाब ये है कि आप अगर किसी कंपनी में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, सही है, आपने अपनी सीवी दे दी। सीवी के अंदर लिखा हुआ है कि आपने फला प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, फला प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। सही है, अब आप उन प्रोजेक्ट्स की डेमोस्ट्रेट कैसे करेंगे, आप दिखाएंगे कैसे कि आपने ये काम वाकई किया है, आपको आता भी है नहीं आता, इनकी डेमोस्ट्रेशन कैसे होगी। वो होती है आपका गिटहब के थ्रू। गिटहब के ऊपर आप रिपोजिटरीज बनाते हैं, सही है, तो उन रिपोजिटरीज के अंदर आप अपना डेटा ऐड करते जाते हैं, सही है ना। और फिर क्या करते हैं, आप इस रिपोजिटरी का लिंक जो है वो आप अपने किसी भी जो भी रिक्रूटर होता है, आप उसको रिक्रूटर के साथ लिंक शेयर करते हैं। तो जो रिक्रूटर होता है वो क्या करेगा, वो रिपोजिटरीज के अंदर आएगा और वो रिपोजिटरीज चेक करना शुरू करेगा। मिसाल के तौर पर मैं इस रिपोजिटरी पे आता हूँ, मैंने रिपोजिटरी खोली, सही है, मैंने रिपोजिटरी चेक करी, अच्छा इसने ये चीजें बनाई हैं, सही है। मैं एक फाइल में गया, मैंने ये फाइल खोली, मैंने चेक किया, अच्छा इसने ये चीज बनाई हुई है, सही है, इस तरीके से बनाई है, अच्छा इसने कोड इस तरीके से लिखा है, सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चीजें जज करना शुरू करूंगा, अच्छा इसने प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाए हुए हैं, इसने इस तरीके से रीडमी फाइल बनाई हुई है। तो ये फायदा होता है हमारे पास गिटहब का। सही है, अच्छा, इसमें हम पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करते जा रहे हैं। पोर्टफोलियो इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं कि आपने जब प्रोजेक्ट एक के बाद एक के बाद एक प्रोजेक्ट ऐड करना शुरू किए, तो क्या होगा, वो यहाँ पे रिपोजिटरीज के अंदर ऐड होते जाएंगे। सही है ना, रिपोजिटरीज के अंदर सारे के सारे प्रोजेक्ट ऐड हो जाएंगे, ताकि जो रिक्रूटर है वो देख सकेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पे किसने क्या काम किया है और किस लेवल का काम किया है इसने। सही है, तो ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया हुआ, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरा गिटहब का यूआरएल है। अगर आप नॉर्मली देखें तो गिटहब का यूआरएल इस तरीके से नहीं दिखता। सही है ना, मतलब अगर आप किसी की भी प्रोफाइल खोलेंगे, तो नॉर्मली जो उसकी प्रोफाइल है उसमें क्या आ रहा होगा, उसमें डैशबोर्ड आ रहा होता है। मेरी प्रोफाइल पे क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक एक फॉर्मेट के अंदर चीजें इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पे मेरे बारे में लिखा हुआ है, सही है, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, हैकाथॉन्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो जो एक्सपीरियंस है, जितना भी कुछ एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा यहाँ मौजूद है। ये है क्या, मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक अपने नाम की रिपोजिटरी बनाई। ये मेरा यूजर नेम है, सही है, मैंने इस यूजर नेम के नाम पे एक रिपोजिटरी बनाई। और इस रिपोजिटरी के अंदर मैंने क्या ऐड किया, एक रीडमी फाइल ऐड की। उस रीडमी फाइल के अंदर सब कुछ है, उसके अंदर मेरी सारी की सारी अचीवमेंट, जितना भी कुछ मैंने करा हुआ था, वो सारा का सारा उस रीडमी फाइल के अंदर मैंने ऐड किया। उससे हुआ ये कि जब भी कोई भी मेरी प्रोफाइल खोलेगा, उसको सबसे पहला पेज दिखेगा ना, वो वही रीडमी फाइल दिखेगी उसको। ये ऐसे ओपन हुआ तो ये क्या है, ये सिंपली रीडमी फाइल है। तो उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इन्फॉर्मेशन ऐड की। अगर मैं उसके एडिट पर आऊँ, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था आपको। तो इसके अंदर मैंने क्या, सिंपली इन्फॉर्मेशन ऐड की हुई है। तो अब क्या होगा, कोई भी अगर मेरी प्रोफाइल खोलेगा और जब वो इसके ऊपर आएगा, तो वो देखेगा, अच्छा तो सबसे पहले क्या हुआ, मेरी पूरी की पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आ गई। सही है, तो ये एक एक सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसको इधर उधर जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके सबसे पहले जो उसके पास सामने चीज आएगी वो क्या आएगी, मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। सही है, तो एक तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है, हम ये कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपने कभी देखा हो, या किसी की भी आपने कोई पोर्टफोलियो खोला हो, तो अमूमन पोर्टफोलियो के ऊपर, जैसे मैं यहाँ तो अगर सर्च करूंगा किसी का, मुझे पोर्टफोलियो मिलता है, तो पोर्टफोलियो गिटहब, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं ना जी जी। चैट में देख रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना, सारे ही वो कंफ्यूज हो गए हैं कि गिटहब है क्या। और सारी टर्म्स जो हैं वो उनके लिए मिक्स हो गई हैं।
तो अगर हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लें ताकि हमें आइडिया हो जाए। जी श्योर, क्वेश्चंस ले हाँ लेना। जी। और मैं ये भी अनाउंस करती हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, गिटहब का टॉपिक है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप लोग जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ये इजीली आप जो है ना इसे ले सकेंगे, समझ सकेंगे। तो इसमें जो है ना हमारी प्रैक्टिस क्लासेस भी हैं। जो चीज़ें हमने आज एक साथ आपको दिया है ओवरव्यू, हम इन्हीं चीज़ों को जो है ना आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो आप लोग बस कंसिस्टेंट रहिएगा और ये देखते रहिएगा। सर क्वेश्चंस ले लेते हैं। सर खिजर अली, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अनम्यूट करके। मैंने अब सबको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेक्चर जो है नो डाउट सर बहुत मज़े का है, मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में। लेकिन जो गिटहब के अंदर जो मैं हूँ वो बिल्कुल ही बिगनर हूँ। फर्स्ट टाइम ही मैं गिटहब के बारे में जो है लाइक आपसे ही पढ़ रहा हूँ। पाइथन के बारे में है, प्रोग्रामिंग के बारे में नो हो, बट गिटहब के बारे में नहीं। इस वक्त सर करंट सिचुएशन ये है, पूरा लेक्चर अटेंड किया और सारी टर्म्स इंटरमिक्स हो गई हैं। लाइक इस वक्त मैं इस पॉइंट पे आया बैठा हूँ जैसे भूल गया सब कुछ। तो रिक्वेस्ट ये थी कि सर आज के लिए इनफ नहीं। हाँ, इश्यू नहीं है। मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने स्लाइड्स बनाई है, आप इस स्लाइड्स को भी वो गो थ्रू कर सकते हैं ताकि चीज़ें रिफ्रेश हो जाए। और जो प्रैक्टिस डेज होंगे उसके अंदर चीज़ों को हम रिपीट करते जाएंगे, जो टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज़ की है, जो टर्म्स यूज़ की है, तो उसका इशू नहीं है। अगर अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि गिटहब एग्जैक्टली है क्या और हम उसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गिटहब का। जी सर, गिटहब क्या है? गिटहब का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लाइक जो भी हमारा प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे उसके लिए ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो, लाइक कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे पोर्टफोलियो बन रहा है, जो जो हमने किया और जो जो हमें आता है, कि किसी के साथ हम अपनी प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं अपना काम दिखाने के लिए कि वी आर एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स। बिल्कुल ऐसे ही। मेन जो जनरल बात है वो यही है गिटहब की। नेक्स्ट जी क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको समझ नहीं आ रही, मतलब क्वेश्चन करें। और जहां से नहीं समझ आ रही है आप पूछते जाएं, क्लास आपके लिए है, आपकी लर्निंग के लिए। मरीम हबीब, आप क्वेश्चन कर सकती हैं, अनम्यूट कर सकती हैं खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा गिटहब के तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं वो रिपॉजिटरी पे हैं, तो मैं उनसे आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि फ़ोल्डर और रिपॉजिटरीज़ ये दोनों एक ही टर्म है कि ये दोनों डिफरेंट है? और हम एक प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल रिपॉजिटरीज़ बना सकते हैं? तो मुझे ये वाला ज़रा क्लियर कर दें। 2 क्वेश्चन है मेरे। ठीक है। रिपोजिटरीज को ऐसे समझें कि रिपोजिटरी एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए महदूद है। आप नहीं चाहते हैं कि आप जो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो किसी और प्रोजेक्ट के साथ जाके ओवरलैप कर जाए, तो उसके लिए रिपोजिटरीज यूज होती हैं। एक सिंग जैसे मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाई हुई है, स्पेस ए चैटबॉट के नाम से। सही है ना? ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए महदूद है, उससे ज्यादा के लिए आगे इस्तेमाल करने के लिए नहीं है ये। सही। अब इसके अंदर हमारे पास फोल्डर्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास फाइल्स भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा कोड है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कोरल वाली देखी थी, अ, ये वाली, तो इसके अंदर हमारे पास क्या फोल्डर्स भी हैं बहुत सारे, और इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फाइल्स भी हैं। तो रिपोजिटरी जो है ना वो करती क्या है, वो आपके एक प्रोजेक्ट को सेपरेट कर देती है बाकी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो एक प्रोजेक्ट की नॉर्मली एक ही रिपोजिटरी होती है, उसी के ऊपर रखते हैं कि फिर रिपोजिटरीज आपस में वो नहीं करती, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है उनका आपस में। इसलिए हम हर प्रोजेक्ट की अपनी अलग अलग एक रिपोजिटरी बनाते हैं, उसका एक नाम लिखते हैं, उसकी एक पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो है क्या। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर हो गया। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि सर आपने ब्रांचेस का बताया था, तो क्या सर हम कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच डिलीट कर सकते हैं? मेन ब्रांचेस और जो हम लोग के फीचर ब्रांचेस होती हैं, उनमें से हम लोग को ये एक स्पेसिफिक अगर डेल करना चाहें तो वो हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। हम अभी एक डिलीट करके देखते हैं। हम ब्रांचेस डिलीट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ब्रांचेस डिलीट करी नहीं जाती। या अगर जो करता भी है तो वो फिर वही करता है जिसके पास अथॉरिटी हो, हायर अथॉरिटी हो, वरना रिकमेंड नहीं होता, क्योंकि अगर आपने गलत ब्रांच डिलीट कर दी तो फिर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हम ब्रांचेस पे आते हैं।
यहाँ पे ब्रांच आ रही है, ये रही फ्यूचर वन की ब्रांच। मैं चाहूँ तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ। वो डिलीट। तो ये अब एक ही ब्रांच बची है मेन के नाम से। वो डिलीट, यहाँ पे जो डिलीट का बटन आ रहा है, डिलीट होगी उससे ब्रांच। तो हम डिलीट कर सकते हैं ब्रांचेस। हम रीनेम भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो उसको रीनेम करके मैं कुछ और नाम दे सकता हूँ। हम दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, तनवीर ज़हरा आप क्वेश्चन कर सकती हैं। इस्लाम सर से मेरा क्वेश्चन था कि ब्रांचेस के बारे में अगर आप दोबारा बता दें तो। अच्छा, ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट इस तरीके से है कि आप फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास गिटहब की एक रिपोजिटरी है, सही है, उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है हमारे पास। सही, ये डेटा है। अब एक डेवलपर जो है वो काम कर रहा है, उसको ये डेटा जो है इसके अंदर ऐड करना है। सही है। अब अगर वो डेटा डायरेक्टली ऐड करेगा, तो अगर फर्ज कर लेते हैं उसके डेटा के अंदर कोई इशू आ गया, कोई भी किसी भी किस्म का इशू आ गया, तो वो क्या होगा, वो पूरी की पूरी फाइल को बिठा देगा। सही है। अब एक वक्त के अंदर कोई 10-12 डेवलपर्स काम कर रहे हैं, सही है, सारा का सारा जो है वो इस मेन के अंदर पुश कर रहे हैं, सारा का सारा इसके अंदर ऐड करते जा रहे हैं। उससे क्या होगा, कहीं से भी कोई भी इशू आ रहा है तो क्या हुआ, सर्विस पूरी की पूरी डाउन हो गई। जो क्लाइंट्स थे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आपकी जो चलती हुई सर्विस है वो डाउन हो गई, तो उससे क्या होगा, जो क्लाइंट का जो काम है वो बैठ जाएगा। तो और फिर लॉसेस होंगे अच्छे खासे। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उससे बचने के लिए एक टर्म यूज होती है जिसे हम बोलते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस ये करती हैं कि आपको बोल दिया कि आप जो भी काम कर रहे हो वो आप अपनी ब्रांच के अंदर, यानी जैसे ये मेन फाइल थी, आप उसको अपनी एक फाइल के अंदर, स्पेसिफिक फाइल के अंदर आप उसको पुश करोगे, जो कि ये रही ब्रांच। ये ब्रांच, ये ब्रांच, और ये ब्रांच। ये एक सेपरेट सेपरेट डोमेन है, इनकी सेपरेट सेपरेट इनके अपने वो है, फीचर्स है। तो आप क्या करोगे, आप अपना काम इसके अंदर पुश करोगे। इसके इस वाले ने भी इसके अंदर पुश किया, इसने भी इसके अंदर पुश किया, और इसने भी इसके अंदर पुश किया। ये अभी मेन के अंदर गया नहीं है, जो मेन फाइल है उसके अंदर अभी तक नहीं गया। अब जो सीनियर डेवलपर है वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कि ये जो आपने डेटा पुश किया है, ये इस मेन फाइल के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा, कोई इशू तो नहीं है इनके दरमियान। अगर इशू नहीं है तो क्या करेगा, मर्ज कर देगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मर्ज करके दिखाई थी। इसी तरीके से इसको भी चेक करेगा, अगर सही है तो मर्ज कर देगा, मर्ज कर देगा और फिर मर्ज कर देगा। अगर कोई इशू होगा तो वापस डेवलपर को भेज देगा, बोलेगा तुम्हारे इस कोड के अंदर इशू है, उसको फिक्स करो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ब्रांचेस का। हम ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर आऊँ तो यहाँ पे मैं चाहूँ, मैं यहाँ पे न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ ब्रांच का नाम लिखूंगा डेमो टीचर के नाम पे। ये होगी ब्रांच क्रिएट। ये लोड हो जाएगी तो अब इस ब्रांच के अंदर मैं जो भी चीज ऐड करूंगा तो सिर्फ उसी ब्रांच तक रहेगी, मेन वाले में नहीं जाएगी। मेन के अंदर उसी वक्त जाएगी जब ये कंफर्म हो जाएगा कि उसमें कोई इशू नहीं है। होपफुली मैं आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट ब्रांच का। यस सर, मुझे क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। जी सर, अली अकरम आप क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर गिटहब के मुतालिक मेरे साथ बाकी जो क्लास फेलोज हैं वो भी कंफ्यूज ही हैं, क्योंकि मेरे जैसे शायद बहुत सारे जिनके लिए ये आज एक बिल्कुल ही नया टॉपिक है। दैट्स फाइन, बट आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया किया, थैंक यू। अच्छा सर, एक दो मेरी ऑब्जर्वेशंस है और एक क्वेश्चन है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि ये बिल्कुल नया टॉपिक था, जैसे कल वाला भी नया टॉपिक था, बट वो बड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो गया, बड़ा डाइजेस्ट हो गया। बट ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह जब जितना अब तक मैं समझ सका। तो सर इस पे एक तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ मल्टीपल लेक्चर्स, और जिस तरह मैम अरूज ने बताया कि इस पे असाइनमेंट्स और मतलब प्रैक्टिस क्लासेस भी होंगी।
तो आई गेस उसमें हमें पूरा इस पे जो है ना वो इसको कवर करने का मौका मिलेगा। सेकंड सर, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि गिट हब सिर्फ प्रोग्रामिंग मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके कोई सेकेंडरी पर्पसेस भी हैं, लाइक यहाँ पे मल्टीपल मतलब सेक्शन से लोग हैं, मल्टीपल स्टडी लाइन से लोग हैं, कोई बीबीए का है, कोई इंजीनियरिंग का है। तो ये क्या सिर्फ प्रोग्रामिंग ही का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं आप अपना प्रोग्रामिंग जर्नी, है कोई और भी इसका पर्पस है? ये बता दीजिए, शुक्रिया। जी, गिट का वैसे तो जो बेसिक पर्पस है वो तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही है कि आप अपने कोड्स वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन आप देखें जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सही है, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, किसी ने कोई भी कितने बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, सही है। यहाँ तक कि जो फेसबुक है, मेटा मेटा के अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स वो गिटहब के ऊपर मौजूद है। तो अगर आपका आपका काम इसी नौयत का है कि आप जो है वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर फिर कोडिंग आ जाती है, कोडिंग का भी अमल दखल होता है। तो जो गिटहब है ना, वो इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है कि आप अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट जो है वो उसके ऊपर ऐड कर दें, और फिर जो जितने भी लोग हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, पूरी पूरी टीम्स हैं, वो काम कर सकें। मैं आपको दिखाता हूँ जरा एक मेटा का गिटहब। चलें, ठीक है, ये तो मैं बात समझ गया सर। लेकिन ये मुझे बता दें कि जो गिट हब है, इस पे आगे प्रैक्टिस क्लासेस और जो इसकी असाइनमेंट्स है वो किस टाइप की होंगी? आ, कल जो है वो कल प्रैक्टिस क्लास है, तो कल मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हम डेटा जो है वो अपने लोकल कंप्यूटर पे किस तरीके से भेज सकते हैं। क्योंकि हम कमांड के थ्रू हम कमांड्स यूज करते हैं कुछ, सही है, उसके ऊपर गिट के ऊपर। तो उन कमांड्स के थ्रू हम किस तरीके से जो है वो फाइल्स ऐड करते जाएंगे और कोलैबोरेट किस तरीके से करते हैं, तो वो कल वो प्रॉपर डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये था कि बेसिकली इस वजह से ये पूछ रहा हूँ कि ताकि कल इस क्लास से पहले थोड़ा सा हम खुद से सेल्फ स्टडी कर लेंगे, ताकि जो क्लास में आज एक मतलब हवास ही उड़ी हुई है मेरे जैसे स्टूडेंट्स की, वो मतलब ना हो। दूसरा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि गिटहब क्या एक सिमुलेटर इसको समझ सकते हैं या सिर्फ एक ये रिपॉजिटरी है जहाँ पे हम अपना बनाया हुआ प्रोग्राम वहाँ पे मतलब प्लेस करते हैं, लोगों के लिए पब्लिक करते हैं, या यहाँ पे सिमुलेट भी करते हैं आप प्रोग्रामिंग को? अच्छा, सिमुलेट इसके अंदर हो जाती है, इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप जैसे आपने कभी देखा हो, लोगों की पोर्टफोलियो की वेबसाइट जो है, जिन्होंने वेबसाइट बनाई है पोर्टफोलियो के लिए, वो होस्ट हुई हुई होती है। तो आपको भी नोट करना है कि कुछ लोगों की जो वेबसाइट्स होस्ट होती हैं उनके आगे लगा हुआ होता है इस तरीके से, github.io, सही है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वेबसाइट बनाई, उन्होंने पूरे के पूरे अपने पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बनाई और उसको गिटहब पे पुश कर दी। अब वो गिटहब के ऊपर मौजूद है। फिर वो क्या कर सकते हैं, गिटहब के अंदर एक ऑप्शन होता है होस्टिंग का, उस वेबसाइट को वो यहाँ पे वो कर सकते हैं। जो आप सिमुलेट की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली सिमुलेशन नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि वो वेबसाइट जो है आप उसको होस्ट कर सकते हैं github.io की यूआरएल से। तो अगर फर्ज कर लेते हैं मेरी अगर कोई पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा, fazil.github.io। तो ये क्या बता रहा है कि ये गिटहब के थ्रू बनी हुई है। तो हम ये काम कर सकते हैं गिटहब के थ्रू। बाकी आप जरूर अपने अपने एंड के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग लें कि किस तरीके से हम अ, ताकि जो कल जो भी काम करें वो उस पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो हाँ, मतलब अपना अकाउंट बनाए पहले तो गिटहब का, और फिर गिटहब को खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, खुद जाके रिपोजिटरीज क्रिएट करें, खुद जाके जरा देखें कि किस तरीके से कौन सी चीज कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए। नहीं सर, अकाउंट तो मैंने स्टार्ट में क्रिएट कर लिया था जहाँ पे आप अकाउंट के मुतालिक बता रहे थे, बट उसके बाद आपकी स्पीड थोड़ी सी मेरी स्पीड से ज़्यादा तेज़ निकल गई। तो मैं बहुत पीछे रह गया, आप बहुत आगे एडवांस चीज़ों में चले गए। तो फिर इस वजह से अब कल दोबारा एक इस रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं सुनूंगा, थोड़ी सी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करूंगा जो आपने बताई है, और फिर कल वाली पे आई होप कि कल वाली क्लास थोड़ी मेरे लिए ईजी होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यूर वेलकम। अच्छा बाकी सर, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि आज की हमारी मेन क्लास थी, लाइक कल हमने वीडियो सीवी पे बात की, तो वो बहुत ही एक है तो नया टॉपिक था, लेकिन समझने में आसान था। आज का जो टॉपिक है ना, उसमें थोड़े से चीजें भी इस्तेमाल हो रही हैं, लाइक एडवांस, लाइक जो नॉन टेक बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं बिल्कुल समझती हूँ ये,
क्योंकि ये चीजें बहुत सी न्यू होंगी कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, रेपो कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए इस तरह किया हुआ है कि ना प्रैक्टिस क्लासेस जैसे मैंने पहले भी बताई कि हर जो प्रैक्टिस क्लास है उसमें हम चीज सेपरेट डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसको लेके चल सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर प्रैक्टिस क्लास में जब ट्रेनर जो है वो करवा दें तो देन अपनी स्क्रीन शेयर करके साथ साथ वो करना चाहे तो ये चीज भी हम कर सकते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। तो इस तरह हो सकता है। और जो आपकी असाइनमेंट है वो इसी से रिलेटेड है, गिटहब से। तो वो जो है या वीकेंड पर या आपको फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो ग्रुप में भी मिल जाएगी और इधर भी मिल जाएगी। ठीक है। तो अब किसी की कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज सर फजील हम आगे चलते हैं या यहीं पर स्टॉप करते हैं आलम मैं क्योंकि एक बात बहुत बताऊं। सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए हैं कुछ के। आ, जो मटेरियल था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो बस हम एक फाइनल दो देख लेते हैं। हाँ जी जो बिल्कुल। जो जो समझने की चीजें थी वो तो थी। मैं भी समझ सकता हूँ कि नॉन टेक बैकग्राउंड, जो टेक वाले बैकग्राउंड्स के हैं उनको भी ये चीजें समझने में फर्स्ट टाइम जरा थोड़ी दिक्कत होती है, तो नॉन टेक वालों के लिए और मुश्किल होगी। लेकिन यही है कि आप अपने एंड पे भी उसको अकाउंट, पहले तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करें और फिर अपने एंड पे जरा उसको कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही हूँ, वो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। सही है। तो हमारे पास ओपन सोर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस को फिर हम पहले कल देखते हैं कि ये ओपन सोर्स है क्या और उसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, इस लेक्चर के बाद आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सही है, अकाउंट क्रिएट करें और एक सबसे पहली रिपोजिटरी बनाएं किसी भी नाम से। सही है ना। और चेक करें कि ये हो क्या रहा है, रिपोजिटरी बनी, कौन कौन से फीचर्स है, अच्छा ये वाले फीचर्स है, अच्छा ये चीज़ क्लास में बताई गई थी। तो ये चीज़ें ज़रा देखें और उसको ऑब्जर्व करें। तो आपको जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जब हम फिर इन चीज़ों को गो थ्रू करेंगे तो वो एक और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा कि ये लाजमी इंस्टॉल कर लें, गिट डाउनलोड, गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज। यहाँ पर आके आप अपने पास से ये डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें गिट को, क्योंकि ये कल इस्तेमाल होगा हमारे पास। ठीक है, हम जो भी कोड है जो पुश करेंगे, पुल करेंगे, जो भी काम करेंगे वो हम इस गिट के थ्रू करेंगे। सही है। तो ये अपने पास लाजमी करिएगा। सही। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अलावा जो गिटहब की जो कम्युनिटीज है, गैरेट के ऊपर कम्युनिटीज हो गए, आप डिस्कॉर्ड पर है तो डिस्कॉर्ड की कम्युनिटीज लाजमी ज्वाइन करें। कोई भी इशू आता है डिस्कॉर्ड के थ्रू डिस्कस करें। चैट जीपीटी यूज करें, चैट जीपीटी से डिस्कस करें। वो आपको बताएगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो वर्क कर सकती है जहाँ भी आप अटकते हैं। सही है। और अपनी प्रोफाइल को आप इसी तरीके से मेंटेन करते जाए। जी सर। सर ये गेट इंस्टॉलेशन का जो भी आपने बताया था, काइंडली सर उसको एक दफ़ा दोबारा बताते हैं। वहाँ पे चार ऑप्शंस आ रहे हैं, हमने उसमें से कौन से वाला इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है? सर आपकी आवाज़ चली गई। सरप्राइज लेकर आई हूँ ना आपके लिए। सरप्राइज दो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे भी आपने गिट इंस्टॉलेशन का बताया था, काइंडली उसको एक दफ़ा आप रिपीट कर दें कि यहाँ पे ना हमारे पास चार ऑप्शंस आ रहे हैं इंस्टॉलेशन के, हमने कौन से वाला जो है इसके अंदर गिट को इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर? एक सेकंड। अच्छा, आप अपने उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं कि आप कौन सा, अगर लेटेस्ट वर्जन करना चाह रहे हैं तो ये क्लिक किया तो डाउनलोड, आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये डाउनलोड हो गया, बस ये डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको फिर अपने पास इंस्टॉल कर लें गिट को जिस तरीके से दिखता है जब इंस्टॉल हो जाता है तो। ओके सर। अच्छा सर, एक लास्ट छोटा सा जो है एक मेरा क्वेश्चन था, लाइक जैसे हमारा ये गिटहब का जो सेशन है, वो हमारे कुछ लाइक कोडिंग के सेशन से पहले हो रहा है। अगर कुछ ऐसा होता कि हमारे कोडिंग के सेशंस कुछ गुजर जाते, लाइक एक दो प्रॉब्लम्स हम कोडिंग से रिलेटेड सॉल्व की होती, पाइथन से रिलेटेड, देन उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम इधर गिटहब के ऊपर ऐड कर रहे होते, तो सर वो ज़्यादा सूटेबल ना होता कि हमें ये भी पता लगता कि जो रेपॉजिटरी हम क्रिएट कर रहे हैं, हमने ये प्रोग्राम बनाया था उसको हम इस तरीके से ऐड कर रहे हैं, ये एरर आया तो हम वहाँ पे ब्रांच क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, किताब पहले पढ़ने का फायदा आपको ये होगा कि जब आप कोडिंग के लेक्चर्स की तरफ जाएंगे तो आपको पता होगा, जैसे जैसे आप चीज़ें सॉल्व करते जाएंगे आप उसको अपने पास गिट पे ऐड करते जाएं। गिट पे आप एक रिपोजिटरी बना लें
अपना लर्निंग पाइथन के नाम से या कुछ ही नाम से, और जो जो आप असाइनमेंट करते जाएंगे पाइथन के, तो डायरेक्ट गिट को पुश करते जाएं। तो ये एक आपको, क्योंकि गिट के लिए आपको जरूरी नहीं है कि अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, तो ये अभी आपको ये समझना है कि आप गिट पे चीजें कैसे पुश कर सकते हैं और कैसे पुल कर सकते हैं। सही है, तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो। जब आप प्रोग्रामिंग पे जाएंगे तो आप फिर गिट को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, यहाँ पे एक और बात भी है कि हैकाथॉन का नेक्स्ट वीक है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक हमारा जो नेक्स्ट वीक है ना, उसकी उसका जो थीम है वो ये है इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो उसमें हम कोडिंग कंपटीशंस और हैकाथॉन्स के बारे में सीखेंगे कि आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और बकायदा जो उस टाइम पे हैकाथॉन हो रही होगी डेव पोस्ट पर या लैब लैब पर, तो उसके बारे में एक कंप्लीट सेशन होगा कि उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और उसका प्रोजेक्ट जो है, आप लिंक आपकी सबमिशन का वो आप हमें देंगे एज अ प्रूफ कि आप हैकाथॉन में गए थे। ठीक है। तो गिटहब का मकसद पहले ही करवाने का ये भी है कि सर फजील, आप इसमें बेहतर ऐड कर सकते हैं कि ये हैकाथॉन में भी इसका कोई यूज है ना, लाइक हम उसमें भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो मैंने आपको भी रिपोजिटरी दिखाई है स्पेस चैट एआई बॉट की, ये मैंने हैकाथॉन के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये मैंने गिट पर पुश किया, और फिर इसका यूआरएल मैंने जब हैकाथॉन के अंदर जब अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा था, तो हैकाथॉन के अंदर वो मांगते हैं कि आप अपना गिटअप का यूआरएल दो। तो मैंने यार यूआरएल उनको प्रोवाइड कर दिया ताकि वो देख तो सकें कि मैंने जो कोड लिखा है वो क्या कोड है, किस तरीके का कोड है। तो ऑब्वियसली ये गिटअप पहले सीखने का मकसद ये भी है कि आप जब हैकाथॉन्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता हो गिटअप के बारे में। ये रिक्वायरमेंट है उनकी गिटअप की लिंक की। सर जैसे आपने लीड कोड प्रॉब्लम्स की एक रेपोजिटरी बनाई थी, उसमें मल्टीपल फाइल्स थी, तो उन फाइल्स को हम किस तरह से ऐड करेंगे? जी, हम कल देखेंगे कि हम एक रिपोजिटरी के अंदर किस तरीके से फाइल्स जो है वो अपने कंप्यूटर से कैसे ऐड करेंगे और किस तरीके से गेट करेंगे। तो हम वो कमांड्स के थ्रू होगा। ये जो मैंने गेट करवाया है, ये इसका मकसद यही है कि हम इसके थ्रू जो है वो हम फाइल्स पुश भी करेंगे और गेट भी करेंगे। इसके और भी तरीके होते हैं। एक और चीज आती है गिटहब डेस्कटॉप की। मैं आपको कर लेती हूँ। लेकिन ये गिटहब डेस्कटॉप, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते यूज करना, क्योंकि आप जितना ज्यादा कमांड से वाकिफ होंगे, तो जो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे ये चलता है कमांड्स के थ्रू। जितना ज्यादा आप कमांड से वाकिफ होंगे उतनी आपको आसानी होगी। ओके सर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो चुका है। गिटहब के हवाले से हमने ये देखा कि हम गिटहब का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिपोजिटरीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो हमने जो मेन मेन टॉपिक्स पढ़े हैं, सही है, उसके अंदर क्या क्या था कि उसके मेन टॉपिक्स के अंदर हमारे पास ये था कि हम किस तरीके से अपना कि ये अकाउंट किस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये देखा कि किस रिपोजिटरीज क्या होती हैं और उनको क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा। फिर हमने देखा कि हम उनमें फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। ऐड ए फाइल, सही है। फाइल कैसे ऐड कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर आए ऐड फाइल पे और क्रिएट न्यू फाइल, और वो फाइल ऐड हो जाएगी। सही है। हम कल क्या देखेंगे, हम कल ये देखेंगे कि हम फाइल जो है अपने कंप्यूटर से कैसे ऐड करेंगे। सही है, हमने फाइल ऐड करना सीखा। हमने ब्रांचेस के बारे में सीखा कि ब्रांचेस क्या चीज़ें हैं। सही है। उसके अलावा हमने कोलैबोरेटर्स के बारे में सीखा कि कोलैबोरेटर्स कौन है। कोलैबोरेटर्स वो हैं जो हमारे साथ उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। सही है। तो हमने ये कुछ चीज़ें देखी थी। सर हमारा कवर हो चुका है। जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं ना अटेंडेंस फॉर्म आपको चैट में शेयर कर रही हूँ, बट आज मैंने नए स्टूडेंट्स को ऐड किया था ग्रुप में। तो आप में से कोई बता सकता है हैंड रेज करके कि आज कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली क्लास ली है।
जस्ट हैंड रेज करना है। आप लोग माइक अपना अपना म्यूट रखा करें। जस्ट आप लोग हैंड रेज करके मुझे बता दें ताकि मैं ना उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं असाइनमेंट्स के हवाले से बाकी ये चीजें। अच्छा सर फजील, अगर आप लेफ्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं बस ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, देन हम एंड कर देंगे। चलिए ठीक है, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। इंशाल्लाह फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी ओके सर, नो। जी। थैंक यू सर, आपने काफी अल्लाह अच्छे हाफिज़। एक्सप्लेन किया। अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, हमारे साथ ये स्टूडेंट्स न्यू है। आप लोग चैट में हैंड रेज नहीं करें अपना हाथ, वैसे रिएक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, उधर आ रहा होगा रेज हैंड, वैसे करें। इस तरह फिर मुश्किल होती है कि चैट में भी देखना और फिर जो हैंड रेज है उनको भी देखना। ठीक है, मुझे बस 1 मिनट दें, मैं आपको नेक्स्ट साइट दिखाती हूँ। पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ शुरू से हैं उनके लिए मैंने अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया है। इफ दे वांट टू लीव द क्लास तो वो कर सकते हैं। बाकी मैं ना जो न्यू है उनको थोड़ा सा गाइड कर दूं। मुझे बस 1 मिनट दें। अच्छा, आप लोगों को ना मेरी स्क्रीन ऐसे शो हो रही होगी। जो लोग नए हैं ना हमारे साथ, उन्होंने सबसे पहला काम क्या करना है, क्लास एंड होने के बाद जिस ग्रुप में वो लोग ऐड है या वो स्लैक पर हैं, अगर ग्रुप में है तो आपने ग्रुप डिस्क्रिप्शन देखनी है व्हाट्सएप ग्रुप की। अगर वो है स्लैक पर हैं तो उन्होंने उसमें इस ये चैनल में जाके ना 7 PM to 9 PM उसके पिन मैसेजेस देखने हैं। तो एक लिंक पेस्ट होगा, वहां पर ऐड हुआ होगा साइट लिंक, उसको आपने ओपन करना है। तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है, तो जो लोग न्यू हैं उन्होंने, जाहिर सी बात है, आईकोड गुरु को भी ज्वाइन नहीं किया होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या आना है, आईकोड गुरु को ज्वाइन करना है। मेरी तरफ थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। सही। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपने यहाँ पे ये हल करना है। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट, अगर आपको 24 घंटे के बाद मेल नहीं आती या आपका लिंक एक्सपायर हो जाता है, आप लोग यहाँ पे फीडबैक फॉर्म सबमिट करवा देंगे। ठीक है, अब बारी आ गई सेशन की। तो यहाँ पर तमाम जो जितने भी हो चुके हैं, लाइक 1 वीक गुजरा है, तो इसकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, स्लाइड्स भी मौजूद है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये रहेगी बात, साथ में आप लोग आएंगे असाइनमेंट, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तक सिर्फ एक ही असाइनमेंट हुई है तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस पर आएंगे। ठीक है, ये देखेंगे और उसके बाद इसे सबमिट कैसे करना है, लाइक अपना नेम, ईमेल, यूनिवर्सिटी नेम, अपना रोल नंबर, अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल, और जो आपने इश्यूज वगैरह फेस किए हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और सबमिट करवा देंगे और वो आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अभी तक ये वाली असाइनमेंट हुई है, तो बाकी आप हमारे साथ पिछला कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। सही है, और स्लैक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह मैंने आपको बताया, जिस तरीके से आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। और कल से जो है प्रैक्टिस क्लास भी है हमारी गिटअप की, सो हम बाकी चीजें वहां पर कवर कर लेंगे। तो अब किसी का कोई मसला है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी कुछ भी, सिंपल अनम्यूट करें और मुझे बता दें। देन अदरवाइज हम सेशन जो है वो एंड कर लेंगे।